हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सब बच्चों? आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अंतिम खाते। और अंतिम खाते का हम एक सवाल करेंगे जो कि समायोजन सहित होगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अंतिम खाते होते क्या हैं। तो बच्चों, वर्ष के अंत में प्रत्येक व्यापारी ये चाहता है कि वह ये पता कर सके कि वर्ष भर में उसने जो व्यापार किया है या जो बिजनेस किया है, उसने जो लेन देन किए हैं, उसके परिणाम में उसे लाभ हुआ है या हानि हुई है। और वह वर्ष के अंत में अपने व्यापार की वित्तीय स्थिति भी जानना चाहता है। इसके लिए वह अंतिम खाते बनाता है। अंतिम खाते में मुख्यतः व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा सम्मिलित होता है। इसमें जो व्यापार खाता और लाभ हानि खाता है, एक ही खाते के रूप में बनाया जाता है। आजकल इसे सिर्फ लाभ हानि खाते के नाम से भी जाना जाता है। इस एक खाते के दो हिस्से होते हैं, एक व्यापार खाता और दूसरा लाभ हानि खाता। कुछ संस्थाएं जो निर्माणी प्रकृति की होती हैं, वो कभी कभी निर्माण खाता भी बनाती हैं। तो इस प्रकार अंतिम खाते वैसे तो दो हैं, लेकिन यहाँ पर हम 4 नाम पढ़ेंगे। कौन कौन से 4 नाम हैं? जिसमें पहला है निर्माण खाता। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो निर्माण या मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करती हैं, वो निर्माण खाता बनाती हैं। और ऐसी संस्थाएं जो क्रय विक्रय अर्थात व्यापारिक कार्य करती हैं, वो व्यापार खाता बनाती हैं। और इससे निकलने वाले सकल लाभ और हानि को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करके लाभ हानि खाता बनाया जाता है और अंत में बनाया जाता है चिट्ठा। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो निर्माण खाता, व्यापार खाता और लाभ हानि खाता है, यह आय संबंधी स्थिति को बताता है, अर्थात ये आय विवरण होते हैं। और जो चिट्ठा होता है वह संस्था की वित्तीय स्थिति को बताता है। निर्माण खाते से हमको और व्यापार खाते से हमको सकल लाभ की जानकारी या सकल हानि की जानकारी प्राप्त होती है। या तो व्यापार में सकल लाभ होगा या फिर सकल हानि होगी। और लाभ हानि खाते से हमको शुद्ध लाभ ज्ञात हो जाता है या शुद्ध हानि ज्ञात हो जाती है। ये जो निर्माण खाता, व्यापार खाता और लाभ हानि खाता है, ये तीनों जो हैं, ये क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं वित्तीय वर्ष के अंत में पूरे वर्ष के लिए व्यापार में कितना सकल लाभ या कितनी सकल हानि हुई है। वही जो चिट्ठा है वह वित्तीय स्थिति को दर्शाता है कि एक निश्चित तिथि को क्या स्थिति है व्यापार की, उसके पास जो व्यापारिक संपत्तियां हैं उनमें वृद्धि हो रही है या कमी हो रही, उसकी पूंजी में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही। तो एक निश्चित तिथि को वित्तीय स्थिति को बताता है। तो इस प्रकार से एक जो वित्तीय संस्था होती है या जो व्यापारिक संस्था होती है या एक निर्माणी संस्था होती है, वो क्या करती है? अंतिम खाते बनाती है। निर्माणी संस्था है तो वह निर्माण खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाएगी। और यदि कोई व्यापारिक संस्था है तो वह व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाएगी। ठीक है। तो बच्चों, हम एक उदाहरण के द्वारा ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हम व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बना सकते हैं। तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि तलपट की मदों का लेखा एक बार, अर्थात या तो व्यापार खाते में या तो लाभ हानि खाते में या चिट्ठे में किया जाएगा। वहीं जो समायोजन होते हैं उनका लेखा कम से कम 2 स्थानों पर होता है, अर्थात व्यापार खाते, लाभ हानि खाते और चिट्ठे में से किन्हीं 2 में लेखा होगा। कुछ समायोजन ऐसे होते हैं जिनका लेखा 2 से अधिक बार होता है। तो विद्यार्थियों, अब हम सवाल पढ़ लेते हैं कि सवाल में नाम शेष और जमा शेष में कौन कौन सी मद दी गई है। आहरण के तौर पर पहली मद दी गई है 7,000 की। आहरण का लेखा चिट्ठे में होता है और आहरण को, और यदि इस पर आहरण पर ब्याज होगा प्रश्न में, तो दोनों को जोड़कर पूंजी में से घटाया जाता है। ख्याति एक संपत्ति है और संपत्ति का लेखा भी चिट्ठे में होता है। प्लांट एवं मशीनरी का लेखा भी चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में होगा। कार्यालय फर्नीचर भी एक संपत्ति है, इसका लेखा भी चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में किया जाएगा। विविध देनदार हैं तो ये भी
संपत्ति हैं और ये चालू संपत्ति कहलाती है, इसका लेखा भी चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की होगा। क्रय, क्रय का लेखा जो है वह व्यापार खाते में किया जाता है। तो याद रखिएगा, इसको मैंने येलो कर दिया है ताकि आपको याद रहे कि ये इसका लेखा व्यापार खाते में किया जाएगा। और ऊपर की मदद जो है वो मैंने वाइट ही रखी है, इसका अर्थ है कि इनका लेखा बैलेंस शीट में अर्थात चिट्ठे में किया जा रहा है। इसके बाद हम पढ़ते हैं विक्रय वापसी। विक्रय वापसी का लेखा भी व्यापार खाते में किया जाता है। इसके बाद है किराया, किराए का लेखा लाभ हानि खाते में किया जाता है। तो इसे मैंने ब्लैक कर दिया है, याद रखिएगा जो ब्लैक दिख रहा है उसका लेखा आपको लाभ हानि खाते में करना है। डाक एवं तार, यह भी व्यय है, लाभ हानि खाते में लिखा जाएगा। विज्ञापन, यह भी लाभ हानि खाते में लिखा जाएगा। नगद संपत्ति है, बैलेंस शीट में लिखी जाएगी। इसके बाद स्टॉक, यह ओपनिंग स्टॉक है क्योंकि 1 अप्रैल 2021 का दिया गया है, ये वर्ष की प्रथम तारीख है, वित्तीय वर्ष का प्रथम दिन है, अतः इसका लेखा जो है व्यापार खाते में प्रथम तारीख है, अतः यह प्रारंभिक स्टॉक है और प्रारंभिक स्टॉक का लेखा व्यापार खाते के ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में किया जाएगा। मजदूरी, यह भी व्यापार खाते में लिखा जाएगा क्योंकि यह प्रत्यक्ष व्यय है। ठीक है। टेलीफोन, टेलीफोन जो है यह ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको लाभ हानि खाते में लिखा जाता है, तो ब्लैक कर दिया। वेतन, छपाई एवं स्टेशनरी, कमीशन, यात्रा व्यय, ये सभी लाभ हानि खाते में लिखे जाएंगे। ढुलाई का लेखा व्यापार खाते में किया जाता है क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रत्यक्ष व्यय है। मोटर वैन एक संपत्ति है और संपत्ति का लेखा चिट्ठे में किया जाता है। अब आ जाते हैं हम क्रेडिट साइड। तो पूंजी, पूंजी का लेखा चिट्ठे के दायित्व पक्ष की ओर किया जाएगा। और यदि जब हम व्यापार खाता लाभ हानि खाता बनाएंगे तो लाभ हानि खाते से जो शुद्ध लाभ होगा उस शुद्ध लाभ को इस पूंजी में जोड़ दिया जाएगा। और जैसे इस सवाल में पहले आहरण आया था तो आहरण को पूंजी में से घटाएगा। विविध लेनदार दायित्व पक्ष में लिखे जाएंगे। विक्रय का लेखा जो है विद्यार्थियों वह व्यापार खाते में किया जाता है। क्रय वापसी का भी लेखा कहाँ किया जाता है? व्यापार खाते में किया जाता है। देय बिल दिए गए हैं, देय बिल जो है दायित्व हैं और चिट्ठे के दायित्व पक्ष की ओर लायबिलिटी साइड लिखे जाएंगे। समायोजन है, कार्यालय फर्नीचर को 250 रुपये से एवं प्लांट एंड मशीनरी को 10% से हिरासत कीजिए। तो हिरास है, हिरास का लेखा जो है कहाँ किया जाता है? ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, ये समायोजन है, समायोजन का लेखा कम से कम 2 बार होगा। तो कहाँ कहाँ लेखा होगा ध्यान रखिएगा। हिरास का लेखा लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष की ओर किया जाता है और दूसरी बार चिट्ठे के संपत्ति में से घटाकर लिखा जाता है, अर्थात कार्यालय फर्नीचर में से हम 250 को घटा देंगे। प्लांट एंड मशीनरी पर 10% जितना भी हिरास निकलता है उसको घटाकर लिखा जाएगा। तो 2 जगह लिखा होगा, एक बार लाभ हानि खाते के डेबिट में और दूसरी बार चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर संबंधित संपत्ति में से घटाकर लिखा जाएगा। विविध देनदारों पर 5% का संचय बनाना है, तो जो विविध देनदार हैं वो चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखे जाते हैं और इन देनदारों से जो 5% का संचय बनाया जा रहा है यह एक प्रकार की हानि होगी क्योंकि देनदारों में कमी हो रही है। डूबा ऋण संचय का लेखा जो है लाभ हानि खाते के डेबिट में किया जाएगा और देनदारों में से घटाकर उस राशि को लिखा जाएगा। अंतिम स्कंद का लेखा एक बार व्यापार खाते में और दूसरी बार जो है चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर किया जाता है। किराया जो है वह 300 रुपये प्रति माह चुकाया गया है, तो किराए के संबंध में यहाँ पर राशि दी गई थी 3750 और यहाँ पर जो है 300 रुपये प्रति माह के हिसाब से अगर हम देखें तो 300 गुणा 12 अर्थात 3600 रुपये का किराया बनता है, लेकिन हमने चुकाया कितना है 3750 अर्थात 150 रुपये एक्स्ट्रा चुकता किए गए हैं। इसका अर्थ है कि बाकी 150 रुपये हैं ये पूर्वदत्त किराए के हैं। इसके बाद 5% की दर से पूंजी पर ब्याज एवं आहरण पर 8% ब्याज दिखाना है हमको, ठीक है। तो पूंजी पर जो ब्याज है वह व्यापार के लिए एक प्रकार से व्यय है। व्यापार के स्वामी से ब्याज वसूल करता है तो यह व्यापार के लिए इनकम है, अर्थात पूंजी पर ब्याज को लाभ हानि खाते के डेबिट की ओर और आहरण पर ब्याज को लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष की ओर लिखा जाएगा। और
चूंकि ये समायोजन है तो समायोजन का लेखा 2 बार होना चाहिए, तो दूसरी बार इसे चिट्ठे में लिखा जाएगा। तो पूंजी पर ब्याज को पूंजी में जोड़ दिया जाएगा और आहरण पर जो ब्याज है उस आहरण के ब्याज को आहरण में जोड़कर पूंजी में से घटाया जाएगा। ठीक है। अब है विज्ञापन का 1/5 भाग से अपलिखित करना है। जो विज्ञापन व्यय दिया गया था तो जितना भी विज्ञापन हो उसका 1/5 लाभ हानि खाते में लिखना है। ठीक है। और बचा हुआ जो 4/5 है आस्थगित व्यय कहलाएगा और इसका लेखा जो है चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर विविध संपत्तियों में या विविध व्यय टॉपिक के या मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नाम से लिखा जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने पूरा सवाल पढ़ लिया है और ये समझ लिया है कि किस मद का लेखा कहाँ किया जाना है। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? व्यापार खाता। ठीक है। इन द बुक्स ऑफ मोहनदास प्रतिष्ठान, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। किस तारीख को बना रहे हैं? तो तारीख दी गई है कि हमको बनाना है 31 मार्च 2022 को। ठीक है। तो लिख देते हैं फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2022। ठीक है। प्रारूप बना लेते हैं। ठीक है। डेबिट क्रेडिट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। अब बच्चों, सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ मदें जो हैं वो निश्चित हैं कि सबसे पहले डेबिट पक्ष में लेखा किया जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक का। ठीक है। और ओपनिंग स्टॉक कितना दिया गया है हम देख लेते हैं। ये जो येलो कलर में है इन्हीं का लेखा हमको कहाँ करना है? ट्रेडिंग अकाउंट में करना है। इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर लिया था येलो कलर से ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर जो स्टॉक लिखा था 1 अप्रैल 2021 को, यह ओपनिंग स्टॉक है और सबसे पहले इसी को लिखा जाता है। कितना है? 16,000 रुपये। तो हम यहाँ लिख देते हैं 16,000। इसके बाद लिखा जाएगा परचेज, टू परचेज। अब परचेज कितना दिया गया है हम देख लेते हैं। परचेज दिया गया है 85,000 और इस परचेज में से परचेस रिटर्न को घटा दिया जाता है। ये लिखे क्रय वापसी रिटर्न आउटवर्ड 2,500 रुपये। तो इसे किस प्रकार से लिखा जाता है? पहले लिखेंगे टू परचेस माइनस परचेस रिटर्न। ठीक है। 2,500 और घटाने के बाद आएगी जो राशि उसको अमाउंट वाले कॉलम में लिख दिया जाता है। देखिए विद्यार्थियों, कुछ लेखा विद्वान कहते हैं या आप इस सवाल को इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ लिखा टू परचेज, ये जो परचेज रिटर्न है यहाँ घटा के ना लिखकर इसे क्रेडिट साइड भी लिखा जा सकता था बाय परचेज रिटर्न लिखकर। ठीक है। तो दोनों ही तरीके सही हैं। आपको जो सरल लगता है आप उस तरीके से सवाल को हल कर सकते हैं। मुझे ये घटाने वाला अच्छा लगता है तो मैं यहाँ घटा के लिख दे रहा हूँ। इसके बाद बच्चों हमको लिखना है जो सेल्स है उसको क्रेडिट साइड लिख देना है। तो सेल्स आपको कहाँ मिलेगा? सेल्स आपको मिलेगा क्रेडिट साइड जमा शेष में। ठीक है। तो विक्रय लिखा गया है 1,60,000 और जो विक्रय वापसी है उसको घटा दिया जाएगा 1,500 रुपये। तो लिख देते हैं यहां पर हम क्या लिख देते हैं? बाय सेल्स 1,60,000 और लिखेंगे माइनस सेल्स रिटर्न। तो घटा देते हैं 1,500 और घटाने के बाद राशि आ जाती है 1,58,500। अब बच्चों हम लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक देख लेते हैं कितना दिया गया है। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको समायोजन में मिलेगा। तो अंतिम स्टॉक अंतिम रहतिया दिया है 12,500। तो यहां पर हम लिख लेते हैं बच्चों 12,500। अब बच्चों जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है सभी को डेबिट में लिख देना है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से दिए गए हैं? यहाँ पर दिए गई थी मजदूरी और ढुलाई, इनको हम लिख देंगे। ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, इनसे संबंधित अगर कोई समायोजन है तो उस समायोजन को ध्यान में आपको रखना है। तो मजदूरी से संबंधित कोई समायोजन नहीं दिया गया है, ऐसे ही ढुलाई से संबंधित कोई समायोजन नहीं है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर टू वेजेस। ठीक है 14,000 और टू कैरेज इनवर्ड 5,800। विद्यार्थियों यहाँ पर इस सवाल में इतनी ही मदें हैं जिनका लेखा व्यापार खाते में करना है। ठीक है। तो इसके बाद जब व्यापार खाते में पॉसिबल सभी मदों का लेखा किया जा चुका है तो विद्यार्थियों अब हम दोनों पक्षों का योग कर लेते हैं और हम देखेंगे किस पक्ष का योग अधिक है। तो यहाँ पर आप योग करके देखिएगा।
ठीक है, और योग लगाइएगा। ठीक है, तो योग जो है क्रेडिट पक्ष का अधिक आ रहा है, अर्थात अंतर की राशि डेबिट की ओर लिखी जाएगी टू ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से, और जो अंतर की राशि आ रही है 52,700, और इसके बाद जितना भी योग आया था उसको लिख दिया जाएगा 1,71,000, 1,71,000। इसके बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, आगे ले गए। ठीक है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 52,700 रुपये। इसके बाद जितनी भी व्यय है उनको हमको लाभ हानि खाते के डेबिट में लिख देना है, और जो इनकम्स हैं, आय हैं, उनको क्रेडिट साइड लिख देना। तो देख लेते हैं सवाल में कौन कौन सी मदद दी गई हैं। तो जो ब्लैक में है वो सभी मदद जो हैं वो है लाभ हानि खाते की मदद हैं, किराया, डाक एवं तार, विज्ञापन, टेलीफोन, वेतन, छपाई एवं स्टेशनरी, कमीशन और यात्रा व्यय, और इनसे संबंधित अगर कोई समायोजन होगा तो उसको हम कहाँ लिख देंगे, लाभ हानि खाते के डेबिट साइड लिख देंगे, क्योंकि ये सभी व्यय हैं। और अगर कोई इनकम जैसे इस सवाल में तो नहीं है लेकिन इनकम होती तो उसे हम लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष की ओर लिख देते। तो बच्चों लिख लेते हैं सबसे पहले रेंट, किराया। किराया कितना है, 3,750। क्या किराए संबंधित कोई समायोजन है? जी हाँ है, 300 रुपये प्रति माह किराया चुकाया गया है, तो 300 रुपये के हिसाब से 12 महीने का किराया बनता है 3600 रुपये, जबकि चुकाया यहाँ कितना, 3,750। तो कुछ राशि एडवांस आ गई है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, टू रेंट कितना है, 3,750। किराया कितना बनता है, ठीक है, वह बनता है 3,600। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया, 150, इसको घटा दिया जाएगा और 3,600 को हम लिख देंगे अमाउंट वाले कॉलम में। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो 150 है ये इस वर्ष का व्यय नहीं है, ये हमने एडवांस में चुकता कर दिया है। तो इस वर्ष के लाभ हानि खाते में सिर्फ इस वर्ष से संबंधित व्यय का लेखा किया जाएगा। यदि कोई व्यय आने वाले समय के लिए पहले से चुका दिया गया है तो इस वर्ष का व्यय नहीं है, तो वो संबंधित वर्ष के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो इसलिए हमने प्रीपेड रेंट को घटा दिया है 150 रुपये। इसके बाद अगला व्यय क्या दिया गया है बच्चों, इसके बाद दिया गया है डाक एवं तार, तो लिख देते हैं टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, और इसकी राशि है 500 रुपये। इसके बाद है टू एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग से संबंधित समायोजन दिया गया है कि 1/5 भाग का ही लेखा हमको यहाँ पर करना है, बाकी कहाँ जाएगा, चिट्ठी में जाएगा। तो हम लिख देते हैं 1/5 रिटर्न ऑफ करना है। तो यहाँ पर जो राशि थी 9,000 थी, तो 9,000 का हमने निकाला 1/5, तो आ जाता है 1,800। अब एडवर्टाइजिंग के बाद बच्चों अगला है टेलीफोन, वेतन, तो इनको भी हम लिख लेते हैं, छपाई एवं स्टेशनरी, कमीशन और यात्रा व्यय, तो इनका हम लेखा बच्चों कर लेते हैं और इनकी राशि लिख देते हैं। ठीक है, इनसे संबंधित कोई समायोजन नहीं है, तुमने सीधी राशि लिख दी। इस इनसे संबंधित कोई समायोजन नहीं है तो इनका लेखा हमने सीधा जल्दी जल्दी कर दिया। अब बच्चों हम तलपट की सभी मदों का लेखा जो लाभ हानि खाते में आ सकती थी कर चुके हैं। अब हम कुछ समायोजन पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या उनमें से कोई मदें हैं जिनका लेखा लाभ हानि खाते में होना चाहिए था। तो देख लेते हैं विद्यार्थियों, ये हमारा सवाल था। ठीक है, तो कार्यालय फर्नीचर को 250 रुपये से एवं प्लांट एवं मशीनरी को 10% से आपको क्या लगाना है, हिरास लगाना है। तो कार्यालय फर्नीचर पर तो 250 है, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी पर कितना निकालना है आपको, 10%। तो देखिएगा बच्चों, प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 40,000, तो 40,000 का 10% कितना होगा, 4,000। तो इसका लेखा हम कर देते हैं टू डेप्रीसिएशन। किस पर लगना है, ऑन ऑफिस फर्नीचर पर लगना है और ऑन प्लांट एंड मशीनरी पर लगना है। तो ऑफिस फर्नीचर पर है 250 रुपये और प्लांट एंड मशीनरी पर आया है 4,000 रुपये। इस प्रकार से 4,250 रुपये का हिरास बन जाता है, जिसका लेखा हमने कर लिया है। इसका लेखा 2 बार होगा। अभी हम पहली बार लेखा कहाँ कर रहे हैं, लाभ हानि खाते का, और जब हम चिट्ठा बनाएंगे तो चिट्ठे में इस हिरास की राशि को संबंधित संपत्ति में से घटाकर संपत्ति पक्ष की ओर लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला समायोजन पढ़ते हैं। विविध देनदारों पर आपको 5% का संचय बनाना है। तो ये संचय जो है एक प्रकार का डूबत ऋण संचय है। ठीक है, और डूबत ऋण एक प्रकार की हानि है, तो हानि का लेखा लाभ हानि खाते के डेबिट में कर देंगे। तो कर देते हैं बच्चों,
डेबिट साइड में, टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स। कितना परसेंट है बच्चों? 5% है। देनदार की राशि कितनी दी गई है? तो बच्चों यहाँ पर विविध देनदार दिए गए हैं 40,500 का हम 5% निकाल लेंगे। आप सभी जानते हैं कैसे निकाला जाता है, तो हम ये 5% हमने निकाला, ठीक है। तो ये आ जाता है 2025 रुपये। इसके बाद का हम समायोजन पढ़ते हैं बच्चों, अंतिम रहती है। इसका लेखा हम व्यापार खाते में कर चुके हैं और दूसरी बार लेखा चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर होगा। किराए का समायोजन भी हम लिख चुके हैं। अब बात करते हैं पूंजी पर ब्याज की। तो पूंजी पर ब्याज हमको 5% लगाना है, ठीक है। पूंजी पर ब्याज व्यापारी की ओर होगा, जबकि आहरण पर ब्याज जो है वह व्यापार के स्वामी से लेगा, ठीक है। तो पूंजी पर ब्याज एक प्रकार का व्यय है और आहरण पर ब्याज एक प्रकार से आय है। तो व्यय को कहाँ लिखा जाता है? लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष की ओर, और जो आय होती है उसे क्रेडिट पक्ष की ओर लिखा जाता है। तो पूंजी पर ब्याज को हम लिखेंगे कहाँ पर? डेबिट में, और आहरण पर ब्याज को लिखेंगे क्रेडिट में। तो देख लीजिएगा बच्चों, पूंजी पर ब्याज, तो पूंजी पर लगेगा, पूंजी है 1,05,000 की, तो 1,05,000 का 5% निकालेंगे, और आहरण है हमारा बच्चों 7,000 का, 7,000 का 8% निकाल लेंगे। तो लिख लेते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% निकालना है, और 5% आता है 5,250। इसी प्रकार से आहरण पर ब्याज को कहाँ लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड की ओर लिखा जाता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% लगाना है। तो लगा देते हैं, कितना आता है? 560 रुपये, 7,000 का 8%। अब बच्चों अगला समायोजन हम पढ़ते हैं। क्या समायोजन दिया गया है? विज्ञापन का। तो विज्ञापन का लेखा भी हम कर चुके हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हम सभी समायोजन का लेखा कर चुके हैं। अब हम दोनों पक्षों का योग लगा लेते हैं, ठीक है। योग लगाने से पता चल रहा है क्रेडिट पक्ष का योग अधिक है। कितना योग है? 53,260 रुपये। और डेबिट का योग कम है, तो अंतर की राशि हो जाएगी टू नेट प्रॉफिट, और इसे कहाँ ले जाएंगे? चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर पूंजी में जोड़कर लिखा जाएगा। अर्थात जो नेट प्रॉफिट है उसे पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। 15,345, ठीक है। इसके साथ हमने योग कर दिया, और इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल अकाउंट में। तो 53,260। तो इस नेट प्रॉफिट को हम चिट्ठे में पूंजी में जोड़कर दर्शाएंगे। तो बच्चों इस प्रकार से हमने व्यापार खाता और लाभ हानि खाता बनाया। व्यापार खाते से जो ग्रॉस प्रॉफिट निकला था उसका ट्रांसफर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर दिया। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको नेट प्रॉफिट ज्ञात हुआ है। इस नेट प्रॉफिट को हम चिट्ठे के दायित्व पक्ष की ओर पूंजी में जोड़कर दर्शाएंगे। तो बच्चों अब हम बनाते हैं चिट्ठा। बैलेंस शीट प्रारूप बना लेते हैं, लायबिलिटीज, असेट्स, ठीक है। अब हम एक एक करके पदों का लेखा कर लेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कैपिटल को। तो कैपिटल प्रश्न में आपको दी गई है। कैपिटल दी गई है आपको बच्चों 1,05,000 की, ठीक है। तो और आहरण दिया गया है 7,000 का। तो कैपिटल में से आहरण को घटाना है, नेट प्रॉफिट को जोड़ना है, ठीक है। तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ लिखा हमने 1,05,000, इसमें हम नेट प्रॉफिट को जोड़ेंगे, आहरण को घटाएंगे, पूंजी पर ब्याज को जोड़ेंगे, आहरण पर ब्याज को घटाएंगे। तो पहले अब क्या कर देते हैं? घटा लेते हैं ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ठीक है। तो जो ड्राइंग था 7,000 का था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 560 का, हमने निकाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से 7,560 रुपये हम घटा देते हैं। घटाने के बाद राशि जो आई है 97,440, इसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ देंगे जो कि था 5,250, और इसी में और जोड़ देंगे हम क्या? नेट प्रॉफिट जो कि था 15,345। और इस प्रकार से जो फाइनल कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है, वह आ जाती है 1,18,035। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं और एक एक करके मदों का लेखा करेंगे। पूंजी का लेखा हो गया। इसके बाद जो दायित्व है, विविध लेनदार हैं और दे बिल है, इन दोनों का लेखा हम दायित्व पक्ष की ओर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने संडे क्रेडिटर्स की राशि लिख दी और इसी प्रकार से बिल्स पेबल की राशि लिख दी। सभी दायित्वों का लेखा जो तलपट में थी लेखा हम कर चुके हैं, ठीक है।
अब हम आगे बात करते हैं, संपत्तियों का लेखा कर लेते हैं। तो क्या है, ख्याति है, प्लांट मशीनरी है, कार्यालय फर्नीचर है और विविध देनदार है। तो इनका हम लेखा कर लेते हैं। गुडविल की अमाउंट लिख ली, ठीक है। फिर है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी से संबंधित समायोजन था, हमने इस पर डेप्रिसिएशन लगाया था, तो राशि हमने लिख ली 40,000। इसमें से जो डेप्रिसिएशन था वह था 4,000। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हमने जो डेप्रिसिएशन लगाया था ऑन प्लांट एंड मशीनरी 4,000 रुपये था, इसको हमको माइनस कर देना है। तो हमने ये 4,000 माइनस कर दिए तो आ जाते हैं 36,000। इसके बाद अगली संपत्ति है ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर की राशि कितनी है? ऑफिस फर्नीचर की राशि है बच्चों हमारी ये है 5,000। इसमें से डेप्रिसिएशन को घटा के हम लिख देंगे। तो ऑफिस फर्नीचर है 5,000, इसमें से जो डेप्रिसिएशन है वो कितना था? 250 रुपये। ये 250 रुपये, तो ये 250 हमने घटा दिए, 4,750। इसके बाद आगे की संपत्ति है सन्ड्री डेटर्स है। इसमें से भी हमको बेड डेट्स प्रोविज़न को घटा देना है। 40,500 के हमारे 40,500 के हमारे सन्ड्री डेटर्स हैं, इसमें से हमको घटा देना है रिजर्व फॉर बेड डेट्स। कितना था? 2,025 रुपये। घटाने के बाद जो राशि आएगी उसको हम लिख देंगे 38,475 रुपये। इसके बाद और भी संपत्तियां हैं, उनका लेखा हम कर लेते हैं। तो आगे की संपत्तियां क्या थी? मोटर वैन। तो मोटर वैन को, और यहाँ पर कैश, ठीक है, ये कैश भी थी, तो कैश और मोटर वैन को हम लिख लेते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं कैश 11,500 और लिख दिया मोटर वैन 20,860 रुपये। इस प्रकार से सभी संपत्तियों जो कि तलपट में थी उनका लेखा हमने कर लिया है। अब कुछ समायोजन में संपत्तियां हो सकती हैं, तो समायोजन को हम पढ़ते हैं। और समायोजन में क्या लिखा हुआ था बच्चों? यहाँ लिखा था अंतिम रहती है 12,500। तो इसका लेखा भी हमको चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर करना होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ से कुछ समायोजन से, जैसे विविध देनदार का लेखा हो चुका है। ये जो 300 रुपये प्रतिमाह किराया था, इसमें से पूर्वदत्त था। पूर्वदत्त कितना निकला था? यहाँ पर देखिएगा, ये निकला था प्रीपेड रेंट। ये क्या कहलाएगा? एक संपत्ति कहलाएगा। इसका लेखा भी चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर किया जाएगा, ठीक है। तो इसका लेखा हम कर लेते हैं, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 12,500, और जो प्रीपेड रेंट है वह है 150। इसके अलावा एक जो मिसलेनियस संपत्ति थी या जो डेफर्ड असेट्स है उसका लेखा छूट गया है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो एडवर्टाइजिंग पर जो खर्चा किया था उसका सिर्फ 1/5 ही हमने लाभ हानि खाते में लिखा है। 4/5 अभी बाकी है, क्योंकि समायोजन में लिखा हुआ था, देखिएगा विज्ञापन 1/5 भाग से ही अप्लिकेट करना है। तो बाकी का 4/5 जो है उसको कहाँ लिखा जाएगा? चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर एंड में लिख दिया जाएगा डेफर्ड एक्सपेंसेस या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। कभी कभी इसे मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नाम से भी लिखा जाता है। एडवर्टाइजिंग के हैं 9,000, जिसमें से कितने लेने हैं हमको? रिटर्न ऑफ हमने 1/5 कर दिए थे, तो जो शेष राशि है 7,200 की, अर्थात 4/5 भी हम लिख सकते थे। इसको हमने कहाँ लिख दिया है? चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर लिख दिया। वास्तव में कोई संपत्ति नहीं है, लेकिन चूंकि एक साथ खर्चा हो गया है जिसका लेखा हमको लाभ हानि खाते में करना चाहिए था, लेकिन एक साथ बड़ी रकम जब खर्च होती है तो एक साथ नहीं लिखा जाता है, तो उसका जो अप्लिकेट हुआ भाग है वो हम लाभ हानि खाते में लिख देते हैं, और जो शेष अमाउंट है उसे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर विविध व्यय के नाम से लिख दिया जाता है, या डेफर्ड एक्सपेंसेस के नाम से लिख दिया जाता है। तो हमने लिख दिया है। सभी मदों का अगर लेखा हो जाता है तो हम जब चिट्ठे का योग करेंगे तो दोनों पक्षों का योग बराबर आएगा, और यदि हमारा योग बराबर आ जाता है इसका अर्थ है कि हमने सवाल को सही हल कर लिया है। तो देखते हैं, लायबिलिटी का योग आ रहा है 1,41,435, और जब हमने असेट्स का योग किया तब भी आया 1,41,435। इसका अर्थ है कि हमने पूरा सवाल हल कर लिया है।